ओके। तो जब भी हम बात करते हैं लाइनक्स के पार्ट वन के बारे में, तो पार्ट वन के बाद हमारे पास दो रूम्स और है लाइनक्स फंडामेंटल सीरीज़ में ही। अगर आपको उनको सर्च करना है तब आप लर्न में जाके, सर्च में जाके आप लाइनक्स लिखोगे, आपको इसका पार्ट टू एंड पार्ट थ्री भी मिल जाएगा। पार्ट वन कंप्लीट करने के बाद ना आप पार्ट टू और पार्ट थ्री को भी कर सकते हो। जब आप इन तीनों को कंप्लीट कर लोगे तब आपको प्रॉपर बैचेस या फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा ट्राई हैकमी की तरफ से। अब वो सर्टिफिकेट्स या जो भी चीज़ आपको मिलती है आप उनको अपलोड कर सकते हो लिंक्डइन और ट्विटर पर। अभी पार्ट टू मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा। अगर आपको पार्ट टू करना हो, लाइक अगर आपके पास फ्री टाइम हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पर इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्च करोगे बेटर कॉल मानव, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, एंड आप लाइनक्स पार्ट टू सर्च करोगे तब आपको ये ऑलरेडी मिल जाएगी। आप देख सकते हो लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट टू। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इस वीडियो का लिंक भी दे देता हूँ। अगर आपको ये देखनी हो तब आप इसको देख सकते हो। एक मिनट। अगर आपको इसका पार्ट टू देखना हो तब आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसको खुद अटेम्प्ट करना चाहो तो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम नेटवर्किंग के बेसिक्स करेंगे, बिकॉज नेटवर्क्स को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। आपको लर्न पे जाना है एंड आपको सर्च करना है इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग। आपको ये रूम मिल जाएगा। टास्क वन में क्या कहता है, द एम ऑफ दिस रूम is to provide a beginner's introduction to the basic principles of networking. Networking is a massive topic, so this really will be just a brief overview. However, it will hopefully give you some foundational knowledge of the topic which you can build upon for yourself. देखो, जब भी मैं नेटवर्किंग की बात करता हूँ ना, तो ये बहुत बड़ा डोमेन है। ठीक है, इसको जस्ट किसी एक रूम या कुछ रूम्स में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, बट ये रूम आपको फाउंडेशनल नॉलेज दे देगा जितनी आपको ज़रूरत है हैकिंग करने के लिए। इस रूम में जनरली कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, OSI मॉडल कवर किया गया है, TCP/IP मॉडल कवर किया गया है, अलग अलग मॉडल्स किस तरीके से रियल लाइफ में एक्ट करते हैं वो चीज़ बताई गई है, एंड कुछ बेसिक नेटवर्किंग टूल्स के बारे में बात की गई है। तो बेसिक सा टास्क वन था, इसको हमने रीड कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टास्क टू के बारे में, जो कि क्या है, OSI मॉडल। अब OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको नेटवर्क्स की ना एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ। जब आपका कंप्यूटर किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है तब उन दोनों के बीच में नेटवर्किंग होती है। ठीक है, नेटवर्किंग एक तरीके का जरिया है जिससे एक कंप्यूटर या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करता है। अब जो नेटवर्किंग होती है या फिर जितना इंटरनेट होता है वो जनरली दो मॉडल्स पे काम करता है। एक होता है TCP/IP मॉडल और एक होता है OSI मॉडल। OSI मॉडल एक थियोरेटिकल मॉडल है, TCP/IP मॉडल ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, पर रियलिटी में दोनों मॉडल्स काम करते हैं। OSI मॉडल भी प्रैक्टिकल है, पर ज़्यादातर हमारा जो रियल लाइफ काम चलता है हम TCP/IP पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आखिर OSI मॉडल में कौन कौन सी लेयर्स होती है, एंड इसको हम इनिशियली समझते हैं। OSI मॉडल के अंदर टोटल हमारे पास 7 लेयर्स होती है। अब ये 7 लेयर्स कैसे काम करती हैं हमें ये समझना होगा। यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं OSI मॉडल की, तो इसमें 7 लेयर्स है हमारे पास: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक या फिजिकल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ OSI मॉडल की लेयर्स के नेम: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। माइट भी आपको यार क्या मुझे ये सारी लेयर्स के नाम याद रखने ज़रूरी हैं? तो इसका आंसर है कि अगर आपको किसी भी तरीके का नेटवर्किंग का एग्ज़ाम देना है, चाहे आप BTech हो, BCA हो, BE हो, BSc हो, जहाँ पर भी आपका नेटवर्किंग का टॉपिक है वहाँ पर OSI मॉडल ज़रूर होता है। एंड आपको नेटवर्किंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हैकिंग करने के लिए। तो OSI मॉडल को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अभी तक तो हमने यहाँ पर सिर्फ नाम ही पढ़े हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये 7 लेयर्स क्या चीज़ ब्रीफ करती है। देखो, आपने ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में आपने कुछ ऐसे एनालॉजीज पढ़ी होंगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एंड उसको आई थिंक, यस सर। हाँ, वो इस टाइप से कनेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से ना OSI मॉडल को याद करने के लिए भी बहुत सारे एनालॉजीज हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एंग्शियस पेल शेक्सपियर ट्रीटेड नर्वस ट्रंक्स पेशेंटली। अभी मुझे इसकी हिंदी वाली एनालॉजी ध्यान नहीं है कि हम इसको किससे रेफर करते हैं, पर आप चाहो तो आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हो। देखो, सिंपल है, पर आपको ये सारी की सारी लेयर्स एक ऑर्डर में याद होनी चाहिए। क्लियर है आपको? गुरु, संदेश, राजलक्ष्मी। सर मैंने इसका एक एनालॉजी खुद से बनाया है। आप बता सकते हो? प्लीज डू नॉट थ्रो अवे पिज्जा सॉसेज अवे। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ना आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो बस एनालॉजी को फॉलो करता हो जिस तरीके से हमें नेम दे रखे हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे गिवन हो। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। जो लेयर सबसे ऊपर आती है वो होती है एप्लीकेशन, एंड इसमें जो नंबरिंग चलती है वो चलती है 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। तो हमारे पास कौन सी थी? लेयर 7 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हम समझते हैं, द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल एसेंशियली प्रोवाइड्स नेटवर्किंग ऑप्शंस टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द कंप्यूटर। देखो, जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, टेक्निकली वो आते हैं लेयर 7 पे। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है या नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, वो एक तरीके का एप्लीकेशन है। तो हमारे पास ये चीज़ आती है लेयर 7 एप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या कहता है? इट वर्क्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद एप्लीकेशंस प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस फॉर देम टू यूज इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा। When data is given to the application layer, it is passed down into the presentation layer. जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से पास ऑन होता है तो ये जाता है लेयर 6 में, वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपको क्लियर है या कोई डाउट है आपको? अगर आपको क्लियर है तब आप बता सकते हो माइक ऑन करके, पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, राजलक्ष्मी को क्लियर है, गुरु को भी क्लियर है, संदेश आपको क्लियर है? ओके, तो हम चलते हैं लेयर 6 पे। लेयर 6 है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि ये लेयर डेटा लेती है एप्लीकेशन लेयर से। अब इसके अंदर क्या है वो चीज़ हमें समझनी है। दिस डेटा टेंड्स टू बी इन अ फॉर्मेट दैट द एप्लीकेशन अंडरस्टैंड्स। अब ये वाला जो डेटा का फॉर्मेट होता है, ये वो फॉर्मेट होता है जो कि एप्लीकेशन समझता है, बट इट्स नॉट नेसेसरली इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दैट कुड बी अंडरस्टूड बाय द एप्लीकेशन इन द रिसीविंग कंप्यूटर। देखो, आपको एक चीज़ समझनी है कि इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें होती है ना, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पर 2 डिवाइसेस होंगे एटलीस्ट। एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर कंप्यूटर के एप्लीकेशन पे जो डेटा है, अब ज़रूरी नहीं है कि रिसीविंग कंप्यूटर पे उसी फॉर्मेट में ही जाए या फिर उसी फॉर्मेट पे ही समझा जाए, ठीक है। बट इट्स नॉट नेसेसरली इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दैट कुड बी अंडरस्टैंड बाय द एप्लीकेशन लेयर इन द रिसीविंग कंप्यूटर। The presentation layer translates the data into a standardized format as well as handling any encryption, compression or other transformations to the data. अब माइंड भी आपको इसका मीनिंग समझना है, मैं थोड़ी सी बेसिक भाषा में बताता हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? ये डेटा को लेती है कहाँ से? एप्लीकेशन लेयर से, एंड इसको ना स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में अलग अलग आपके पास प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें इंक्रिप्शन होता है, डेटा को कॉम्प्रेस करना होता है, या फिर अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है डेटा पे, वो सारी की सारी काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर पे। With this complete, the data is passed down to the session layer. जब हमारा प्रेजेंटेशन लेयर वाला काम कंप्लीट हो जाता है, डेटा कहाँ पर पास ऑन होता है? डेटा पास ऑन होता है हमारा
सेशन लेयर पर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. देन इसके बाद आता है लेयर 5 जो कि होता है सेशन लेयर. अभी तक क्या हुआ है? अभी तक दो चीज़ें हुई हैं. एक तो हुआ है एप्लीकेशंस, मतलब जो सॉफ्टवेयर्स हम अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं. दूसरा प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन वाली चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर ही क्या होता है कि ना डेटा को फॉर्मेटाइज किया जाता है एंड वही चीज़ें अलग अलग डिवाइसेस या अलग अलग नेटवर्क पर भेजी जाती हैं. देन लेयर 5 होती है सेशन लेयर. अब सेशन लेयर क्या करती है? ये लेयर डेटा रिसीव करती है प्रेजेंटेशन लेयर से एंड इसके अंदर क्या होता है? इट लुक्स टू सी इफ इट कैन सेट अप अ कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क. सेशन लेयर में ये चीज़ चेक करी जाती है कि क्या मेरा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं है. मैं रिपीट कर रहा हूँ. सेशन लेयर में क्या होता है? ये चीज़ चेक की जाती है कि क्या मेरा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, मुझे एक डेटा भेजना है गुरु के कंप्यूटर में एंड डेटा मैं भेज रहा हूँ आपका SSH के थ्रू. तो मेरा डिवाइस या गुरु का डिवाइस सेशन लेयर के थ्रू जब इंटरकनेक्ट होगा तो उसमें ये चीज़ चेक करी जाएगी कि क्या दोनों कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है. If it can't, then it sends back an error and the process goes no further. अगर दूसरा कंप्यूटर नहीं मिलता तब एक एरर मैसेज भेज दिया जाता है पहले कंप्यूटर को कि ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता. If a session can be established, then it's the job of the session layer to maintain it as well as cooperate with the session layer of the remote computer in order to synchronize communication. अगर एक सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, सेशन कब इस्टेब्लिश होगा? जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा. ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी है. इफ अ सेशन कैन बी इस्टेब्लिश्ड देन इट्स द जॉब ऑफ द सेशन लेयर टू मेंटेन इट. ठीक है, अब सेशन लेयर का ही ये काम होगा कि वो कनेक्शन को मेंटेन रखे एज वेल एज कोऑपरेट विद द सेशन लेयर ऑफ द रिमोट कंप्यूटर इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन. इसी सेशन लेयर का काम दूसरे रिमोट कंप्यूटर पे भी होगा ताकि जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो रियल टाइम में हो. ठीक है. द सेशन लेयर इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एज द सेशन दैट इट क्रिएट्स इज यूनिक टू द कम्युनिकेशन इन क्वेश्चन. सेशन लेयर इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज एक सेशन जो कि मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट है वो यूनिक होगा. कभी भी सेशन सेम नहीं हो सकता कि मेरा और गुरु का सेशन सेम है एंड गुरु और संदेश का सेशन सेम है. ठीक है, जितनी भी आईडीज़ या जितनी भी चीज़ें क्रिएट होती हैं कनेक्ट हैं जब रियल टाइम में, तब चीज़ें सेम नहीं हो सकती अलग अलग डिवाइस में. मेरे डिवाइस का सेशन और गुरु के डिवाइस का सेशन रियल टाइम में एक ही होगा. उसके बाद क्या कहता है? दिस इज व्हाट अलाउज यू टू मेक मल्टीपल रिक्वेस्ट to different endpoints simultaneously without all the data getting mixed up. यहाँ पर क्या कहता है? सेशन लेयर का ही ये काम है कि ये क्या करता है, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करने देता है अलग अलग एंड पॉइंट से एंड डेटा कभी मिक्सअप नहीं होता. मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ. देखो, आपके पास ब्राउज़र है. ब्राउज़र में आप मल्टीपल टैब खोल सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूट्यूब खोला, मैं एक और टैब खोल लेता हूँ एंड जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ medium.com एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ. अब एक चीज़ सोचो कि medium.com को भी मैं रीलोड करता हूँ एंड youtube.com को मैं रीलोड करता हूँ एंड ये चीज़ें एक साथ ही रीलोड होती हैं. पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब डेटा आपके ब्राउज़र पे आएगा ना, मीडियम वाली पोजीशन पे ही मीडियम आएगा एंड यूट्यूब वाली पोजीशन पे ही यूट्यूब आएगा. डेटा कोई भी मिक्सअप नहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि YouTube की वीडियो मीडियम वाली वेबसाइट पे प्ले होने लग गई अपने आप एंड मीडियम का आर्टिकल ऑटोमेटिकली आपको YouTube पर दिखने लग गया. एंड इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन लेयर. When the session layer has successfully logged a connection between the host and the remote computer, the data is passed down to layer 4 जिसका नाम है the transport layer. जब सेशन लेयर का काम कंप्लीट हो जाता है, जब ये होस्ट और रिमोट कंप्यूटर में डेटा को आपस में फ्लो करवा लेता है या फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तब उसके बाद डेटा को पास ऑन किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे. क्या आपको 7, 6 और 5th लेयर के बारे में चीज़ें क्लियर है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन.
यस सर। संदेश आपको? यस सर। ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ना माइंड भी लगे यार कि हम इतनी ज़्यादा थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। ये फाउंडेशनल नॉलेज है, एंड अगर आपके फाउंडेशन कवर अप हो गए ना, अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप रियल टाइम में हैकिंग करोगे तब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। इसके बाद है लेयर 4, जो कि होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ना एक्चुअली इंटरेस्टिंग लेयर क्यों है, बिकॉज इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका पहला काम क्या है, इट्स फर्स्ट पर्पस इज टू चूज द प्रोटोकॉल ओवर विच इज द डेटा इज टू बी ट्रांसमिटेड। ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला पर्पस ही यही है कि ये प्रोटोकॉल चूज करता है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसमिट होता है। आपको ये पता है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, राजगुरु एंड? यस सर। सर सर्टेन मतलब रूल्स होते हैं जिसको मतलब फॉलो करना होता है, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। हाँ, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती है जो कि इंटरनेट पर फॉलो अप किए जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप इस यूआरएल को ऊपर देखते हो तो इस यूआरएल में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, HTTPS। अगर आपको इसके फुल फॉर्म माइट भी पता हो माइट भी ना पता हो, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड जब S लग जाता है तो ये होते हैं सिक्योर्ड। आपने कभी कभार ये भी चीज़ सुनी होगी कि जिस वेबसाइट पे लॉक का सिंबल ना हो आपको उस वेबसाइट से दूर रहना चाहिए। उस वेबसाइट से दूर क्यों रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे यूज़ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, एंड HTTPS में, हाँ HTTPS में सिक्योर्ड होता है, एंड HTTP में होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी एक फाइल जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर तब इस्तेमाल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको आप बोलते हो FTP। ठीक है, इस तरीके से इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ही ऐसी चीज़ है जिसका काम होता है प्रोटोकॉल डिसाइड करना कि किस प्रोटोकॉल के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, देन उसके बाद क्या कहता है? यस सर। हाँ जी, उसके बाद कहता है टू मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स इन द ट्रांसपोर्ट लेयर आर TCP एंड UDP। यहाँ पर दो कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करी है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर संभालता है। एक होता है TCP और एक होता है UDP। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मैं इनका ना यूज़ आपको बता देता हूँ। TCP के अंदर होता है जब भी आपको डेटा भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर, एंड आपको वेरीफाई भी करना है कि डेटा जो भी गया है वो करेक्टली गया है या नहीं गया। बट UDP में क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में, कि आपको डेटा भेजना तो है पर आपको वेरीफाई नहीं करना कि डेटा ढंग से गया है या नहीं गया। अब माइट भी आप कहो यार इस वजह से तो हमें सिर्फ TCP यूज़ करना चाहिए, UDP कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड या फिर आपको सिर्फ UDP यूज़ करना चाहिए, TCP कभी यूज़ ही नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज दोनों का अपना अपना काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, या फिर आप कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पर वीडियोस का इस्तेमाल होता है, वो प्लेटफॉर्म्स वीडियोस को स्ट्रीम करने के लिए इस्तेमाल करता है UDP। UDP क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब माइट भी आप कहो क्यों, ऐसा क्यों, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अंदर एक्चुअली डेटा को ना वेरीफाई नहीं किया जाता। इसका फ़ायदा क्या है, इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ कि मान के चलो कि आपका इंटरनेट स्लो है, तब वीडियो आपको ब्लर दिखने लग जाएगी पर वीडियो बंद नहीं होगी। पर TCP वाली चीज़ में क्या है कि डेटा जो भी ट्रैवल करता है ना, वो डेटा पूरे तरीके से वेरीफाई होता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने खोल रखा है tryhackme.com, तो ये पेज जैसा है रियलिटी में, ये पेज मुझे वैसा ही दिखना चाहिए। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है medium.com पे, यहाँ पर हम आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरी फेवरेट साइट है जब हमें आर्टिकल्स इस टाइप की चीज़ें पढ़नी हो तो। अब medium.com जैसा है मुझे वैसा ही दिखना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ब्लर का इशू या सिर्फ मेरे को सिर्फ डेटा थ्रो नहीं करना, डेटा वेरीफाई भी करना है। पर मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो, आप ना इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हो। अब जब आप इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता
कि सामने वाले इंसान के पास, किसी एक के पास वीडियो थोड़ी ब्लर भी आ रही है तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ब्लर वाले केस में हमें डेटा वेरीफाई नहीं करना पड़ता कि यूज़र अगर 1080 पिक्सल पे भेज रहा है तो सामने वाला 1080 पिक्सल पे ही चलाएगा। क्या पता सामने वाले का इंटरनेट स्लो हो, तब उसके पास वीडियो कम पिक्सल में चल रही हो। पर टीसीपी के केस में क्या है कि जितना भेजा है, जैसा भेजा है, उसको वैसा ही भेजना है। समझ आया दोनों के बीच में चीज़ें? यस सर। राज लक्ष्मी एंड गुरु। यस सर, मुझे समझ में आ गया। ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को ना आपकी आवाज़ से ही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो माइट भी अगर मैं किसी का नाम ना लूँ तो आप भी यस या नो बोल देना, ओके। तो उसके बाद क्या कहता है, विद टीसीपी द ट्रांसमिशन इज कनेक्शन बेस्ड, विच मीन्स दैट अ कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट। टीसीपी के अंदर क्या होता है, ये कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है। इसका मीनिंग क्या है, जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है तब यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, इस्टेब्लिश्ड है एंड मेंटेन करके रखी जा रही हैं उस ट्रैवलिंग के टाइम, या जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उस वक्त। दिस अलोज फॉर अ रिलायबल ट्रांसमिशन एज द कनेक्शन कैन बी यूज टू एंश्योर दैट ऑल द पैकेट्स गेट टू द राइट प्लेस। टीसीपी का काम क्या होता है कि जैसी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो वैसी की वैसी ही जानी चाहिए। A TCP connection allows the two computers to remain in constant communication to ensure that the data is sent at an acceptable speed and that any lost data is resent. TCP के अंदर क्या होता है कि जितनी भी ज़रूरत है उसे स्पीड के हिसाब से चीज़ें जानी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं गया, आपके पास कोई पैकेट नहीं पहुंचा, तब वो डेटा दोबारा से भेजा जाता है। पर यूडीपी के केस में चीज़ें उल्टी हैं। With UDP, the opposite is true. Packets of the data are essentially thrown at the receiving computer. हमारा कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ डेटा फेंकता है। If it can't keep up, then that its problem. आप इसको कुछ ऐसे बॉल के तरीके से मान सकते हो। एक बिल्कुल सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक इंसान है एंड मेरे सामने दो लोग खड़े हैं। एक तो खड़ी है मेरी क्रश और एक खड़ा है मेरा दुश्मन, ठीक है। अब मुझे क्रश को क्या करना है, मुझे क्रश को ना एक फ्लावर देना है। तो मैं क्रश के पास जाता हूँ एंड मैं क्रश को रोज देता हूँ। अगर रोज रास्ते में गिर भी गया ना, तब भी मैं उसको उठा के अपनी क्रश को दे दूंगा। तो वो केस हुआ टीसीपी। पर नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है यूडीपी। यूडीपी में क्या है कि मेरा दुश्मन खड़ा है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने दुश्मन को ना बॉल फेंक के मारनी है। अब चाहे वो इंसान बॉल को कैच कर पाए या नहीं कर पाए, वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, विद यूडीपी द अपोजिट इज ट्रू। पैकेट्स ऑफ द डेटा आर एसेंशियली थ्रोन एट द रिसीविंग कंप्यूटर। इफ इट कांट कीप अप, देन दैट्स इट्स प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, देन उसके बाद क्या कहता है, वट दिस मीन्स इज दैट टीसीपी वुड यूजुअली बी चूजन फॉर सिचुएशंस वेयर एक्यूरेसी इज फेवर्ड ओवर स्पीड। इसका मीनिंग ये है कि टीसीपी उन जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूडीपी में क्या कहता है कि यूडीपी में वहां पर यूडीपी का इस्तेमाल होता है जहां पर स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीपी का एग्जाम्पल आ जाता है फाइल ट्रांसफर या लोडिंग अ वेब पेज, एंड यूडीपी में एग्जाम्पल आ जाता है वीडियो स्ट्रीमिंग का। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बता रखी है, विद द प्रोटोकॉल सेलेक्टेड द ट्रांसपोर्ट लेयर देन डिवाइड्स द ट्रांसमिशन अप इनटू बाइट साइज्ड पीसेस। ओवर टीसीपी आर कॉल्ड सेगमेंट्स एंड ओवर यूडीपी दे आर कॉल्ड डेटाग्राम्स, विच मेक्स इट ईजियर टू ट्रांसमिट द मैसेज सक्सेसफुली। देखो, इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें ट्रैवल को होती हैं ना, वो पैकेट्स में होती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि मैंने एक मैसेज भेजा एंड मैंने मैसेज में लिखा हेलो हाउ आर यू। तो हेलो हाउ आर यू ना, ये है एक लेस के पैकेट जैसा, ठीक है। असली में क्या हो रहा है कि जब मैं चीज़ें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि पूरा का पूरा लेस का पैकेट एक साथ नहीं जाता, एक एक करके लेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं एंड दूसरे कंप्यूटर पर वो लेस मिल के एक पूरा पैकेट बन जाता है।
टीसीपी पर उन पैकेट्स को सेगमेंट बोला जाता है एंड यूडीपी में उन पैकेट्स को डेटाग्राम बोला जाता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं कि टीसीपी पर पैकेट्स को क्या बोलते हैं एंड यूडीपी पर पैकेट्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी इवन की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हो तब भी ये क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है आपको लेयर 4? सर इसमें जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनका साइज दोनों में सेम होता है, टीसीपी यूडीपी में? नहीं, एक्चुअली ये तो टोटल डिपेंड करता है एप्लीकेशन और बाकी चीज़ों पर कि हम कर क्या रहे हैं। बिकॉज पैकेट साइज या ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो प्रॉपर डीप जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे आपको तब समझ आएगा। अभी तो हमें मीन्स इतना समझना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है। इसमें ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स डिसाइड करती है। जनरल 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी का काम होता है कि ये वेरीफाई करता है, यूडीपी का काम होता है ये बस फेंकता है, वेरीफाई नहीं करता। टीसीपी में एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, यूडीपी में आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। टीसीपी के अंदर जो पैकेट्स भेजे जाते हैं उनको सेगमेंट बोलते हैं, यूडीपी में डेटाग्राम्स बोलते हैं। बेसिक पोर्शन अभी आपको इतना समझना है। अगर डीप में जाना है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं सीसीएनए। मैंने सीसीएनए का एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया था। अगर आपको हो तो मैं उसके लिए फिर एक अलग से बताऊंगा। अभी के लिए क्लियर है लेयर 4? यस सर। बाकी लोगों को? ओके, अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन है लेयर 3। लेयर 3 है हमारे पास नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में क्या कहता है? द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग द डेस्टिनेशन ऑफ योर रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क. When you want to request information from a web page, it's the network layer that takes the IP address for the page and figure out the best route to take. देखो, इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें होती है ना, आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबका एक आईपी एड्रेस होता है। आपके लैपटॉप, आपका फ़ोन या कोई भी चीज़ जो भी इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, सबका एक ना एक आईपी एड्रेस ज़रूर होता है। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है कि वो ना डेस्टिनेशन को ढूंढे, जो भी चीज़ हमने सर्च करी है या जो भी रिक्वेस्ट हमने करी है। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। हम जो भी चीज़ या हम जो भी कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पर या फिर एक वेब पेज को जब हम सर्च करते हैं, तो नेटवर्क लेयर का काम होता है कि वो उस स्पेसिफिक पेज का आईपी एड्रेस या जो भी हमें रूट की ज़रूरत है उसको फिगर आउट करे। इस स्टेज पर क्या होता है वो हम समझते हैं। एट दिस स्टेज वी आर वर्किंग विद व्हाट्स रेफर टू एज लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको हम आईपी एड्रेसेस भी बोलते हैं, विच आर स्टिल सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड। यहाँ पर लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है जिसको हम आईपी एड्रेसेस भी बोलते हैं। अगर मैं आईपी एड्रेसेस की बात करता हूँ तो इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबका एक आईपी एड्रेस है। अगर आपको यकीन नहीं होता तब आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो गूगल आपको आपका आईपी एड्रेस दिखा देगा। अभी मैं अपना आईपी एड्रेस तो रिवील नहीं कर सकता, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि आईपी एड्रेस ज़रूरी क्यों है और आपको आईपी एड्रेस हाइड करके क्यों रखना चाहिए। शोडान आपको पता है क्या होता है? येस और नो करके आप बता दो। सर सर्च इंजन है। हाँ, इंटरनेट पर अगर आपको किसी भी चीज़ को हैक करना है और अगर आपको उसका बेस पता है या अगर आपको उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में पता है, तब आप शोडान की मदद से आप उसको हैक कर सकते हो। ये बेसिकली सर्च इंजन है आईओटी का, ठीक है। आईओटी डिवाइसेस या एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मान के चलो स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट लैपटॉप कह रहा हूँ, स्मार्ट लाइट्स या जितनी भी चीज़ें आप जिनको स्मार्ट बोलते हो ना, या जो भी चीज़ें जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सबको सर्च कर सकते हैं हम शोडान पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है, अभी मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक्सप्लोर पे जाता हूँ एंड देखता हूँ कि क्या कोई कैमरा ऑन है इंटरनेट पर, ठीक है, या कोई कैमरा जिसको हम हैक कर सकते हैं। तो मैं पॉपुलर टैग्स में मैं कैमरा पर भी जा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर कोई भी क्वेरी सर्च कर सकता था। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैमरा लिखता हूँ तो यहाँ पर ना मुझे अलग अलग कैमरास दिखा देगा जो कि इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे पास टैग्स दिखा रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ ना, नेटवर्क क्यूब कैमरा जिनके ऊपर पासवर्ड नहीं है,
नो पासवर्ड्स। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे लॉगिन करना पड़ेगा फ़िल्टर के हिसाब से सर्च करने के लिए। पर यहाँ पर आप ना इंटरनेट के उन कैमरों को भी एक्सेस कर सकते हो जिनके ऊपर कोई पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ। यहाँ से आप उसके आईपी एड्रेसेस निकाल पाओगे एंड आप देख पाओगे कि आखिर क्या हो रहा है। या फिर यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स के वो आईपी कैमरास लिस्टेड है जिनके डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स किस तरीके से होते हैं? एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 आई लव यू, या जो बेसिक पासवर्ड्स होते हैं या डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सब यहाँ पर लिस्टेड है। और भी चीज़ें अगर हमें देखनी है, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया अगर मैं सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। ओके, तो अगर मैंने इंडिया सर्च किया ना, यहाँ पर वो डेटा आ गया जहाँ पर इंडिया टैग है। क्या पता उनके होस्ट नेम में इंडिया हो या अलग अलग कंपनी से रिलेटेड चीज़ें। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना यहाँ पर सबका आईपी एड्रेस विजिबल है। देख पा रहे हो आप? आपको विजिबल है राजलक्ष्मी, गुरु या बाकी लोग जो भी यहाँ पर है? यस सर। ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ का आईपी एड्रेस विजिबल है ना, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया में किसी इंसान का ये राउटर ओएस दिख रहा है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन पेज, एंड ये कोई अर्जुन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड करके है। अब मोस्ट प्रोबेबली एक आईएसपी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी यहाँ पर डिटेल्स मुझे दिख रही हैं, पब्लिकली दिख रही हैं। यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस है, देन यहाँ पर इसकी कंपनी के बारे में है, इसकी लोकेशन है यहाँ पर इंडिया में, ये चेन्नई में है। देन यहाँ पर हमें हेडर दिख रहा है, ये कौन से डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है, वो है माइक्रोटिक का राउटर। ठीक है, माइट भी अभी आपको नेटवर्किंग इतनी डिटेल में नहीं आती, पर अगर किसी ने इसको हैक कर लिया ना, अगर किसी को इसका एक्सेस मिल गया और अगर उस राउटर में सारे के सारे पैकेट्स को देख पा रहे हैं, तो ना हम MITM अटैक भी कर सकते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। पूरा का पूरा आईएसपी, उसके जितने भी कस्टमर्स हैं, मैं उनको कंट्रोल तक कर सकता हूँ अगर मुझे राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पेज का एक्सेस मिल गया तो। आप समझ रहे हो कि चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। यहाँ पर इसका मैप, रो डेटा, रेगुलर व्यू, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे। माइक्रोटेक, इसके टीसीपी लेयर, अभी हमने टीसीपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को ये चीज़ें सही से समझ आती है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो इस डेटा के साथ। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया, अगर मैं इनकी आईपी पर जाके देखता हूँ, ओके, तो माइट भी इन्होंने कुछ फायरवॉल लगा रखी है जिससे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। बट इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ना आपका आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो आईपी एड्रेस वाली चीज़ थी, ये कहाँ पर आती है? ये आती है लेयर 3 नेटवर्क में। इज़ इट क्लियर कि नेटवर्क लेयर क्या करती है या इस जगह पर क्या हो रहा है? यस सर। बाकी लोगों को देखो क्लियर नहीं है तो आप पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको आंसर नहीं करूंगा। राजलक्ष्मी, सौरव या यहाँ पर है संदेश। सर हाँ जी सर, यहाँ सूडो पे इतने सारे आईपी एड्रेस कैसे क्या अवेलेबल है? हमारा भी हो सकता है क्या? हाँ, आपका भी हो सकता है। ठीक है, आपके घर में अगर स्मार्ट डिवाइसेस है उनका भी डेटा हो सकता है। बट कैसे? देखो यही तो बात है, साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर बनी ही इस चीज़ के ऊपर हुई है। आप लोगों ने कभी डार्कनेट डायरीज सुना है या आप लोग पॉडकास्ट सुनते हो? यस सर। हाँ, तो डार्कनेट डायरीज में मुझे याद नहीं है एपिसोड नंबर, वहाँ पर उन्होंने हैक किया था बच्चों के खिलौने से। लाइक उस खिलौने में एक कैमरा लगा हुआ था एंड आसपास और भी चीज़ें थी, तो एक प्रॉपर स्टोरी है एंड ये रियल लाइफ चीज़ें हैं कि उस कैमरे से वो किसी भी बच्चे या फिर उनके आसपास की चीज़ों को मॉनिटर कर सकते थे। एंड उनका डेटा लीक हुआ था फिर बाद में,
तो इंटरनेट पर जब आप आ जाते हो तो आप वल्नरेबल भी हो जाते हो किसी भी तरीके के अटैक के लिए. इज इट क्लियर? Yes. ओके. तो नेटवर्क लेयर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम इसका लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेसेस. एंड ये लेयर हमारी सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड ही होती है. लॉजिकल एड्रेसेस में हम बेसिकली नेटवर्क को बताते हैं कि आखिर हम क्या चीज़ हैं. हमें एक आईपी वर्जन 4 देखो आईपी एड्रेसेस ना आज के टाइम में दो तरीके के हैं. एक है वर्जन 4 एंड एक है वर्जन 6. वर्जन 4 कॉमन है, कुछ इस तरीके से दिखता है लाइक 192.168.this.that. जिस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो 202.61.120.61. ये क्या है? ये आईपी वर्जन 4 है. इज इट क्लियर? राजलक्ष्मी गुरु. ओके. देखो आईपी वर्जन 6 क्या होता है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज ये वीडियो पूरी की पूरी नेटवर्किंग के ऊपर डेडिकेटेड नहीं है. हम सिर्फ उतना ही जानने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमें यहाँ पर बता रखा है. एंड यहाँ पर नेटवर्क लेयर के बाद हमारे पास लेयर 2 आ जाती है जो कि है डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर फोकस करती है फिजिकल एड्रेसिंग पे, जहाँ पर चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं. इट फोकसेस ऑन द फिजिकल एड्रेसिंग ऑफ द ट्रांसमिशन. It receives a packet from network layer and adds in the physical address of the receiving endpoint. Inside every network enabled computer is a NFC या फिर आप बोल सकते हो NIC. सॉरी NFC दूसरी चीज़ होती है, मैंने गलती से NFC बोल दिया. Enabled computer is a NIC which comes with a unique MAC address to identify it. डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि ये नेटवर्क लेयर से पैकेट लेती है एंड इसके अंदर ना वो फिजिकल एड्रेस जोड़ देती है. फिजिकल एड्रेस को हम बोलते हैं मैक एड्रेस. मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ठीक है. हर कंप्यूटर का या हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसमें एक NIC होता है. NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं ना कहीं एथरनेट कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा, या फिर वायरलेस जो NICs होते हैं वो इनेबल करते हैं आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में वाईफाई वाले ऑप्शंस. इज इट क्लियर कि NIC क्या होता है? ठीक है. तो NIC के साथ हमेशा एक मैक एड्रेस जुड़ा हुआ होता है. एंड मैक एड्रेस पूरी दुनिया में हर डिवाइस का अलग होता है. ये बात याद रखना, पूरी दुनिया में किसी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता. सारे के सारे मैक एड्रेसेस क्या होते हैं? अलग होते हैं. ठीक है. इसी वजह से मैक एड्रेसेस से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है? वो नेटवर्क लेयर से पैकेट लेती है एंड उसके साथ ऐड हो जाता है हमारे पास मैक एड्रेस. ठीक है. तो यहाँ पर ये पोर्शन है. मैक एड्रेसेस मैन्युफैक्चरर सेट करते हैं. मैक एड्रेसेस आर सेट बाय द मैन्युफैक्चरर एंड लिटरली बर्न्ड इनटू द कार्ड. मतलब जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो हर एक नेटवर्क कार्ड में क्या है? वो परमानेंट होते हैं. दे कांट बी चेंज्ड ऑल्दो दे कैन बी स्पूफ्ड. देखो मैक एड्रेस को ना हम बदल नहीं सकते, हम उनको स्पूफ कर सकते हैं. देखो स्पूफिंग एक अलग टॉपिक है, माइट भी आपको समझना है अभी स्पूफिंग के बारे में. इसके बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे. अभी आपको इतना समझना है कि मैक एड्रेस को बदला नहीं जा सकता. When information is sent across a network, it's actually the physical address that is used to identify where exactly to send the information. जब इंफॉर्मेशन किसी नेटवर्क से भेजे जाती है तो फिजिकल एड्रेस ही वो चीज़ है जो कि डिटरमाइन करता है कि आखिर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो हमें कहाँ पर भेजनी है. इज इट क्लियर? यस सर. एंड उसके बाद क्या कहता है? एडिशनली इट्स ऑल्सो द जॉब ऑफ द डेटा लिंक लेयर टू प्रेजेंट द डेटा इन अ फॉर्मेट सूटेबल फॉर द ट्रांसमिशन. डेटा लिंक लेयर का ही काम है, मतलब इसका ये एक एडिशनल काम है कि ये डेटा को उस तरीके से प्रेजेंट करे जो भी उसका सूटेबल वे है ट्रांसमिशन के लिए. डेटा लिंक लेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
बिकॉज जब ये डेटा को लेती है ये चेक करती है रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन को, एंड ये चीज़ चेक करती है कि क्या कोई भी डेटा करप्टेड तो नहीं है। अगर डेटा करप्टेड है तब चीज़ें क्या है, कोशिश करती है वापस भेजने की एंड एक स्पेसिफिक प्रोसेस को दोबारा से करने की। एंड इसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो लेयर 1 के केस में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बोलते हैं हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को। वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस आप ऐसे समझ सकते हो कि आप करंट की बात कर सकते हो, करंट के छोटे से पीसेस, ठीक है, या फिर जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। दिस इज वेयर द इलेक्ट्रिकल पल्सेस दैट मेक अप डेटा ट्रांसफर over a network are sent and received. It's the job of the physical layer to convert the binary data of the transmission into signals and transmit them across the network, as well as receiving incoming calls and converting them back into binary data. फिजिकल लेयर का ही ये काम है कि ये बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में एंड उनको भेजता है अक्रॉस द नेटवर्क। एंड जब डेटा रिसीव होता है किसी कंप्यूटर पर तो इसी का काम है कि ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है बाइनरी डेटा में। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सो ये लॉजिक गेट्स के थ्रू होता होगा ना? लॉजिक गेट्स तो आपका दूसरा टॉपिक है, इन्वॉल्व होता है वो, बट वो टॉपिक दूसरा है। ओके सर। बाकी लोगों को ये चीजें क्लियर है? देखो अगर आपको डाउट से आप पूछ सकते हो। आई थिंक राजलक्ष्मी ने अभी माइक ऑन किया था पर उनकी आवाज नहीं आई। हाँ, मैं रीकैप कर देता हूँ सौरभ। देखो आज हमने बात करी है 7 लेयर्स के बारे में। कौन कौन से 7 लेयर्स है? ये है OSI मॉडल की, जो कि है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ये तो वो है जो हमारे कंप्यूटर से, जो रिसीवर का कंप्यूटर होगा ना उसमें लेयर्स उल्टी हो जाती है। उसमें लेयर्स हो जाती है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये वाला जो ऑर्डर है ये होता है सेंडर का। रिसीवर का ऑर्डर इससे उल्टा हो जाता है। सेंडर में क्या होता है 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिसीवर में होता है 1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? यस सर। एंड इनके बारे में ही हमने डिटेल में बात करी है कि हर एक लेयर आखिर क्या काम करती है। अगर आपको ये क्लियर है तो एक बार आप मुझे बता दो, बिकॉज इसके बाद हम फिर इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का टॉपिक मैं आज नहीं बताऊंगा, इसके अलावा मैं कोई और टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको क्लियर है सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप देख लो, ठीक है, बिकॉज इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें इसको स्टार्ट करना है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर बता रखे हैं कि हमें लेयर के नंबर के हिसाब से आंसर्स करने हैं इन क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या कहता है, विच लेयर वुड चूज टू सेंड डेटा ओवर TCP और UDP? सो लेयर 4। हाँ, लेयर 4 हमारे पास कौन सी थी? नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। देखो कभी कभार ना मैं भी नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, कंफ्यूजन हो सकती है किसी को भी। नेक्स्ट क्या कहता है, विच लेयर चेक्स रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू मेक श्योर दैट इट हैजंट करप्टेड? कौन सी लेयर इंश्योर करती है कि डेटा लेयर 2। हाँ बिल्कुल सही, लेयर 2 का नाम था डेटा लिंक लेयर, करेक्ट है। In which layer would data be formatted in preparation for transmission? ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी लेयर? लेयर 6। नहीं, ये इसका आंसर भी लेयर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना फॉर्मेटिंग की बात कही गई है। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। द डेटा लिंक लेयर ऑल्सो सर्व्स एन important function when it receives data, as it checks the received information to make sure that it hasn't been corrupted during transmission.
which could well happen when the data is transmitted by the layer 1 physical layer. ठीक है, एंड इसके ठीक है। ऊपर भी यही चीज लिखी गई है, प्रेजेंट द डेटा इन अ फॉर्मेट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन. एंड क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, फॉर्मेटेड इन प्रिपरेशन फॉर ट्रांसमिशन. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, देन इसके बाद है विच लेयर ट्रांसमिट्स एंड रिसीव डेटा. कौन सी लेयर डेटा को ट्रांसमिट करती है एंड रिसीव करती है? फिजिकल लेयर है, लेयर 1 इसका आंसर है. ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है. देन इसके बाद क्या कहता है, विच लेयर एनक्रिप्ट्स, compresses or otherwise transforms the initial data to give a standardized format. देखो, माइट भी आपको लेयर के नाम अभी याद ना हो. ये है प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नंबर 6. ठीक है, देखो इसमें कुछ कह रहे हो आप राजलक्ष्मी? नहीं. ओके, देन नेक्स्ट क्या कहता है, विच लेयर ट्रैक्स कम्युनिकेशंस बिटवीन होस्ट एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स. तो इसके अंदर आनी चाहिए यहाँ पर सेशन लेयर. ठीक है, क्योंकि ये कनेक्ट करती है होस्ट और रिसीविंग कंप्यूटर्स को. लेयर नंबर 5, ये भी हमारी करेक्ट है. देन नेक्स्ट क्या कहता है, विच लेयर एक्सेप्ट्स कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन लेयर ही आएगी, तो इसका आंसर होना चाहिए 7th. विच लेयर हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग. लॉजिकल एड्रेसिंग था हमारा नंबर 3rd वाली थी, नेटवर्क लेयर. ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए नंबर 3rd. करेक्ट है. देन उसके बाद क्या कहता है, when sending data over TCP what would you call bite sized piece of data. TCP में था हमारे पास सेगमेंट्स एंड UDP में था हमारे पास डेटाग्राम्स. तो यहाँ पर हम कर देंगे सेगमेंट्स. करेक्ट है. विच लेयर वुड FTP प्रोटोकॉल का, ओके FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसका एंड देख लेते हैं. हाँ, ये तो पता ही है. एक मिनट, FTP होना चाहिए आपका फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि फाइल ट्रांसफर है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आना चाहिए. 4 होगा शायद. हाँ 4 होगा इसका. 4 नहीं है, एक मिनट. रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, गूगल कर लेते हैं. रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस को जनरली हम गूगल ही करते हैं. गूगल हमारा रिसर्चर है आज के टाइम का. पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं. एप्लीकेशन लेयर, ओके. क्लाइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है ना. हाँ, FTP क्लाइंट भी एक तरीके की एप्लीकेशन होती है. ठीक है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं उसको. तो लेयर नंबर 7 आएगा इसका. तो ये हमारा करेक्ट है. देन उसके बाद क्या कहता है, विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वुड बी बेस्ट. कोई क्वेश्चन है आपका? सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर शायद से UDP होगा. हाँ UDP होगा, क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग में हम UDP करते हैं. UDP. ओके, तो इसी के साथ हमारा टास्क 2 फिनिश होता है. आज हमने बात करा है नेटवर्किंग के बारे में, जिसमें हमने टास्क 1 एंड टास्क 2 को देखा है. टास्क 2 है OSI मॉडल. मैं एनकैप्सुलेशन इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा बिकॉज ना एनकैप्सुलेशन खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है. एंड इसके बाद फिर एक और मॉडल है TCP/IP मॉडल. तो ये टॉपिक थोड़ा सा डीप है एंड इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो मैं डायरेक्टली एनकैप्सुलेशन नहीं पढ़ाऊँगा. आप OSI मॉडल को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है एंड इसको आप समझना ज़रूर. बिकॉज अगर आपका कभी भी कहीं पे भी नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन OSI मॉडल से आते हैं. ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी एग्जाम होगा, वहां पर OSI मॉडल आता ही आता है. क्लियर है सभी को? यस सर. यस. ओके, तो आज हमने ये पोर्शन देखा. ये पिंग, ट्रेस रूट, हुइज, डिग, इनके बारे में अगर आप कहो तो हम बात कर सकते हैं. मैं ना आपको बेसिक कमांड बता देता हूँ कि आखिर पिंग क्या होती है.
तो पिंगिंग के बारे में हम समझते हैं. लेट मी जस्ट ओपन ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर. एक मिनट. एक्सकालीड्रॉ. ओके. ब्लैक बोर्ड विजिबल है आपको? व्हाइट बोर्ड. यस सर. यस. ओके. एक मिनट. आई थिंक इसमें मुझे क्लियर करना होगा. ओके. तो इंटरनेट पर आपको एक बात समझनी है. आपके पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं इंटरनेट पर, एक होता है हमारे पास क्लाइंट जो कि होता है आपका कंप्यूटर, एंड दूसरा होता है हमारे पास सर्वर जो कि होता है कंपनी का कंप्यूटर. अब इंटरनेट पर, एक मिनट, हाँ पिंग था ना. अब इंटरनेट पर चीज़ें जो कनेक्टेड रहती हैं, एंड ये रास्ता कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं नेटवर्क्स की मदद से. ठीक है. कोई ना कोई रास्ता होता है ऐसा जिससे कि चीज़ें क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है. एक क्लाइंट है, एक सर्वर है. आपका कंप्यूटर क्लाइंट होता है, सर्वर होता है कंपनी का कंप्यूटर. अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हर चीज़ का ना एक आईपी एड्रेस होता है. फॉर एग्जांपल आपका एक आईपी एड्रेस हो सकता है, कुछ मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, एंड एक सर्वर का भी आईपी एड्रेस हो सकता है 8.8.8.8. ये एक्चुअली गूगल का आईपी है, एंड क्लाइंट हमारा डिवाइस है. अब मान के चलो आपको चेक करना है, आपको ये चीज़ चेक करना है कि आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम गूगल के कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं है, या गूगल का कंप्यूटर चल रहा है या नहीं चल रहा. बेसिकली हमें ये चीज़ चेक करनी है कि सर्वर या दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है, या उसका कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है. तो वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? वो हम चेक कर सकते हैं पिंग कमांड से. वो हम किससे चेक कर सकते हैं? पिंग कमांड से. फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने क्लाइंट से चेक करना है कि गूगल वाला चल रहा है या नहीं चल रहा. तब मैं क्या कमांड लगाऊंगा? पिंग 8.8.8.8. अब भी मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ. टर्मिनल पर मैं गया. टर्मिनल विजिबल है आपको? यस. यस सर. ओके. तो मैं टर्मिनल पर जाऊंगा एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा पिंग 8.8.8.8 एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना यहाँ पर कुछ डेटा ट्रैवल कर रहा है. माइट भी आपको डेटा समझ ना आए. अभी मैं इस पिंगिंग को स्टॉप कर देता हूँ कंट्रोल सी से. कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टैट्स आ रहे हैं. 12 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 12 पैकेट्स रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस, एंड यहाँ पर एक टाइम दे रखा है. 12 पैकेट्स ट्रांसमिटेड का मीनिंग क्या है कि मेरे क्लाइंट ने, मीन्स मेरे डिवाइस ने गूगल को कितने पैकेट्स भेजे? 12. गूगल ने इन रिटर्न मुझे कितने पैकेट्स भेजे? 12. 12 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस. इसका मीनिंग क्या है कि मेरा इंटरनेट बहुत अच्छे से चल रहा है एंड गूगल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने नेटवर्क से. इज इट क्लियर? यस सर. यस. ठीक है. तो देखो आज हमने पिंग की कमांड सीखी है. नेटवर्किंग आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कल को आप हैकिंग नहीं भी करते ना, आप कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब में जाते हो, तब भी आपको नेटवर्किंग वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को पिंग कर सकता हूँ. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ. जैसे हम शोडान के ऊपर गए थे. ठीक है. मैं यहाँ पर शोडान पे जाता हूँ वापस. तो मैं शोडान में क्या करता हूँ, मान के चलो मुझे अमेज़ोन के सर्वर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अमेज़ोन पर गया. ओके. तो यहाँ पर ना जिन भी सर्वर पर कहीं ना कहीं अमेज़ोन लिखा होगा. ओके. तो कोरिया में आप देख सकते हो amazon.com का एक सर्वर है जिसका ये आईपी एड्रेस है. अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसने मुझे, ओके, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है. हनीपॉट देख रहे हो? यहाँ पर टैग में दिया गया है. सही. हनी पॉट क्या होता है?
हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ। बाकी लोगों को पता है किसी को हनी पोट क्या होता है? नहीं। अच्छा, विनी द पू देखी है? एक कार्टून आता था, उसमें शहद जमा हाँ ये करके सर। रखते थे। एंड हनी पोट आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से कि ना ये हैकर्स को फंसाने के लिए होता है। अब कोई भी हैकर जिसको पता नहीं है कि इस आईपी पे क्या हो रहा है या इस चीज़ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक तरीके का हनी पोट है। ये हनी पोट ना कंपनीज जान पूछ के बनाती हैं ताकि वो हैकर्स को ट्रैप कर सके। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको हैक करने जाऊंगा तो कंपनी ने ये जान पूछ के ऐसा बना रखा है कि कंपनी मुझे वो चीज़ें करने देगी एंड वो मुझे कल को पकड़ सकती है हैकिंग के लिए कि मैं हैक कर रहा था। समझ आ रहा है आपको? ये सर। ठीक है, तो हनी पोट्स बनाए जाते हैं हैकर्स को फंसाने के लिए। इससे थोड़ा दूर रहते हैं, हनी पोट पे तो नहीं करते। ये भी हनी पोट है, ये भी हनी पोट है, सब पे हनी पोट है क्या? या चलो मैं अपने ही उसको सर्च कर लेता हूँ। रुको, मैं अपने ही सर्च कर लेता हूँ। हुइज एक सर्विस होती है जिसकी मदद से मैं इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का क्या कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में पता लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, bettercallmanav.com। मुझे एक्चुअली वेबसाइट को अपडेट करना है, बहुत टाइम हो गया मैंने अपडेट नहीं किया। तो यहाँ से मैंने इसका आईपी कॉपी किया, मैं हुइज पर गया, मैंने यहाँ पर डोमेन को क्या किया, मैं पेस्ट कर दूँगा एंड मैं हुइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सर्च करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हुइज इन्फॉर्मेशन आ गई है। ओके, मेरा थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स आ गई थी यहाँ पर। ओके, हु इज में अगर मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक कि यहाँ पर क्या मेरा आईपी दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके, तो जनरली क्या होता है कि ना हमारे पास आईपी आ जाता है किसी वेबसाइट का। मैं यहाँ पर डायरेक्टली पिंग करके देख लेता हूँ, पिंग bettercallmanav.com। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है पिंग हो रहा है ये एंड सर आईपी आ गया। आईपी आ गया 185.230। फर्स्ट वाले में। ठीक है, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप किया, 12 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 12 पैकेट्स रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि मेरी वेबसाइट सही से काम कर रही है। ठीक है, अब आईपी मेरे पास अगर यहाँ पर आ चुका है तो मैं इससे भी बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं करूँगा। अभी सिर्फ मेरा जो मेन टारगेट था वो ये समझाना था कि पिंग क्या चीज़ होती है या पिंग क्या कर सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस तो हम बाद में प्रॉपरली आंसर करेंगे। मैंने जस्ट आपको बताया है। हुइज भी एक कमांड है, हुइज के बारे में मैं बता देता हूँ। हुइज में क्या होता है कि हम ना इंटरनेट पे जितने भी डोमेन नेम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड मुझे यहाँ पर जानना है लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट तो आपको पता होगा, लेंसकार्ट.com क्या चीज़ है। यस सर। ठीक है, अगर मुझे लेंसकार्ट.com के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तब मैं क्या चीज़ लिखूँगा, हुइज स्पेस दे के लेंसकार्ट.com, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर लेंसकार्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना पब्लिकली, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक मिनट को, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डोमेन नेम लेंसकार्ट.com। ओके, तो इन्होंने आई थिंक नेम सर्वर्स चेंज कर लिया। तो एक मिनट, यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेंसकार्ट डोमेन किसने रजिस्टर किया था, पीयूष बंसल ने। आज के टाइम में तो सबको पता ही है, शार्क टैंक इंडिया पर भी यही आते हैं। इनका नेम आ चुका है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ चुका है, इनका एड्रेस आ चुका है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, सिटी आ चुकी है, पोस्टल कोड आ चुका है, कंट्री आ चुकी है, ये इनका रजिस्ट्रेंट फ़ोन नंबर आ चुका है कि कौन से फ़ोन नंबर से इन्होंने रजिस्टर किया है,
एंड इनका ईमेल आ चुका है, ठीक है, devops@lenskart.in, ठीक है। कल को मतलब अगर किसी को इनका मेल हैक करना है तो वो lenskart.in वाले पर जाकर उनको हैक करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आपको हुइस समझ आ गया कि हुइस क्या करता है? हुइस कमांड क्लियर है? यस ठीक है, तो आपको हुइस के बारे में पता होना चाहिए। हुइस के अलावा हमारे पास ट्रेस रूट में आपको कल समझाऊंगा, बहुत इजी है ट्रेस रूट भी। डिक को अभी देखने की ज़रूरत है या नहीं? चलो डिक को भी अभी नहीं देखते, हम डिक कल देखेंगे। आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें करी हैं। आज हमने OSI मॉडल समझा है, इंट्रोडक्शन समझा, इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग रूम का पिंग के बारे में समझा, हुइस कमांड के बारे में समझा। बाकी पोर्शन हम कल करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही बहुत है। सब कुछ क्लियर है? सर ये जो मतलब जैसे हुइस हम कमांड यूज करते हैं उसे सर मतलब पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है हमें। तो सर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई वेबसाइट है जिसके बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसको अगर किसी को हैक करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा फिर? वो उसके लिए आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का जब आप कोर्स करते हो तो, या फिर आप कोई भी हैकिंग का कोर्स करोगे तो उसमें एक चीज़ होती है, फर्स्ट फेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसको आप फुटप्रिंट्स पे बोलते हो, फुटप्रिंटिंग पे बोलते हो। इंफॉर्मेशन गैदरिंग दो तरीके से होती है, एक होती है एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग और दूसरी होती है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। उनके अंदर आपके पास प्रॉपर मैथडोलॉजीज होती हैं इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए, तो ये उसका पार्ट है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब इंटर रिलेटेड है। वो आपको ओवर द टाइम समझ आएगी, ओके ठीक है सर। ठीक है। और कुछ? नहीं सर। ठीक है, तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, 1 मिनट दो आप मुझे।